सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 10 कैपिटल मार्केट के बारे में। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। प्राइमरी कैपिटल मार्केट के बारे में, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग, सेटलमेंट, ठीक है, स्पेकुलेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज और रिसेंट डेवलपमेंट। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी कैपिटल मार्केट। उससे पहले हम जो है कैपिटल मार्केट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? इट सिग्निफाइज द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय कैपिटल मार्केट का यूज़ किया जाता है। कैपिटल मार्केट से ही जो है वो फाइनेंस को रेज किया जाता है, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग द कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो इसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है गिल्ट एज मार्केट, सेकंड है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। गिल्ट एज मार्केट क्या होता है? इट रेफर्स टू द मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैक्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। द टर्म गिल्ट एज मीन्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी। गिल्ट एज मीन्स का इसका मतलब क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी। इट हैज़ कम टू बी रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। यानी कि अगर गवर्नमेंट को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, तो सबसे पहले उनको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट को फाइनेंस दिया जाता है या फिर जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो रिस्क फ्री होते हैं, ठीक है। बिसाइड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर हाईली लिक्विड as they can be easily sold in the market at their going market prices। क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है वो क्या है? बहुत ज़्यादा लिक्विडेट है। मान लो जो इन्वेस्टर्स है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट की अगर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ क्या होती है? सेफ़ होती है, सिक्योर होती है और हाईली लिक्विडेबल है। जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टर्स को, वो अपने सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकता है और जो भी मार्केट में प्राइस है उस प्राइस पे सेल कर सकता है और फंड्स को जो फाइनेंस है उसको रेज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के केस में जो भी डिफ़ॉल्ट के चांसेस होते हैं, रिस्क होते हैं, वो बहुत कम होता है। लेकिन कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है? कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट इज़ द मार्केट फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। दिस मार्केट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन द प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट डील विद फ्रेश issues of securities. It is also known as new issue market, whereas secondary market provide a place for purchase and sale of existing securities, and it is often termed as stock market or stock exchange. प्राइमरी कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो एज स्टेटेड अर्लियर, प्राइमरी कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ एन अरेंजमेंट विच फैसिलिटेट द प्रोक्योरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स थ्रू फ्रेश इश्यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कॉल्ड capital market instrument. While the demand for long-term funds come predominantly from the private sector companies, public sector undertaking and the government, the supply comes largely from the individual investors, corporate savings banks, insurance company and the specialized financial institutions. अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि प्राइमरी कैपिटल मार्केट क्या होती है? जब भी एक कंपनी नए शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अपने फंड्स को रेज करने के लिए, फाइनेंस को रेज करने के लिए जब बिजनेस यूनिट्स, गवर्नमेंट्स क्या करते हैं? न्यू जो शेयर्स है उसको क्या करते हैं? मार्केट में इशू करते हैं, उसके बदले में फाइनेंस को रेज करते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। दिस बोरोअर्स एंड द लेंडर्स आर बोट टुगेदर थ्रू द प्राइमरी मार्केट। अब जो बोरोअर है और लेंडर्स है उनको एक साथ लाया जाता है प्राइमरी मार्केट के थ्रू, विच वर्क एज अ मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स from the savers, that is investor, to the borrowers, यानी कि issuers of securities. You know that the various types of security through which the long term funds are usually raised are equity shares, preference shares, deferreds, debenture bonds, founder shares, ठीक है। The company usually make a fresh issue of security at the formation stage and subsequently for expansion of their business. However, to sell securities is not an easy task, as the company have to fulfill various legal requirements and decide upon the appropriate timing and the method of issue.
सिक्योरिटीज़ को सेल करना मार्केट में इतना आसान नहीं होता कि हमने सिक्योरिटीज़ को मार्केट में सेल किया और हमारी सिक्योरिटी हाथों हाथ लोगों ने ख़रीद ली, उसमें जो पब्लिक है उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की रिक्वायरमेंट होती है सही टाइम पे, ठीक है। सही मेथड जो है हमें सिक्योरिटीज़ को इशू करने का सिलेक्ट करना होता है कि किस मेथड पे किस कौन सा मेथड हमें यूज़ करना है, किस टाइम पे, या फिर क्या प्राइस होने चाहिए हमारी सिक्योरिटीज़ के। Hence it is quite normal to obtain the assistance of various intermediary, क्योंकि इतना इजी नहीं होता कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर दें और मार्केट से फंड्स को रेज कर लें। इसके लिए हमें जो है बहुत सारे इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत होती है, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, स्टॉक ब्रोकर एसेक्टर टू लुक आफ्टर दिस एस्पेक्ट्स। सो इट मे बी रिकॉल्ड दैट द पब्लिक इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज इज ऑफ्टन अरेंज थ्रू मर्चेंट बैंकर्स, यानी कि क्या किया जाता है, जो भी सिक्योरिटीज़ है उसको अरेंज किया जाता है मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू, who also play the role of advisory and intermediary. It may be recalled that the public issues of securities is often arranged through merchant bankers, who also play the role of advisory and intermediary. ये as a advisory और intermediary जो है रोल प्ले करते हैं बिजनेस के लिए, जो भी अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करवाना चाहता है। Then there are stock broking firms and their sub-agent who assist the managers and underwriter to issues by distributing and collecting application form from individual investors at different centers all over the country, and all these intermediary form an integral part of the primary capital market. उसके बाद आता है जो इंटरमीडिएटरीज है वो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स होती है या फिर उसके एजेंट्स होते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म या उनके एजेंट, सब एजेंट्स, ठीक है। ये हेल्प करते हैं मैनेजर्स की एंड अंडरराइटर्स टू इश्यूज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कलेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म। किस की हेल्प करती है, मैनेजर की हेल्प करती है, अंडरराइटर्स की हेल्प करते हैं, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में और उसको कलेक्ट करने में डिफरेंट सेंटर से ऑल ओवर द कंट्री, एंड ऑल दिस इंटरमीडिएटरी फॉर्म इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइमरी मार्केट और कैपिटल मार्केट में जनरली डिफरेंस आता है, साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि किस तरीके से जो है वेरियस मेथड्स क्या है कैपिटल मार्केट जो है इशू करने के, ठीक है, फंड्स रेज करने के। कैपिटल मार्केट से अगर हम फंड्स रेज करते हैं तो कौन कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो वेरियस मेथड्स जो है वो यूजुअली अडॉप्ट किए जाते हैं फॉर मेकिंग अ फ्रेश इशूज़ ऑफ सिक्योरिटीज़ एज अ फॉलोइंग। जब फर्स्ट टाइम जो है प्राइमरी मार्केट में शेयर्स को इशू किया जाता है, कौन से बेसिकली मेथड को यूज़ किया जाता है, पब्लिक इश्यूज़ थ्रू प्रोस्पेक्टस। अगर हम डायरेक्टली पब्लिक को जो है अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है प्रोस्पेक्टस जो है छपवाने पड़ेंगे अपने कंपनी के, जिसके अंदर हमारी कंपनी की सारी डिटेल जो है मेंशन होती है, टर्म्स और कंडीशंस मेंशन होती है, प्राइस वगैरह मेंशंस होते हैं, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ मेकिंग अ पब्लिक इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज इज थ्रू प्रोस्पेक्टस। द प्रोस्पेक्टस एज यू नो इज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक। प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को क्या कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं कि वो आए और हमारी कंपनी के शेयर्स को, डिबेंचर्स को क्या करें, परचेज करें। इट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। जो भी प्रोस्पेक्टस होता है उसके अंदर जो है कंपनी के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, पर्टिकुलरली ऑफ द इश्यूज, टर्म्स ऑफ पेमेंट, डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट परसेप्शंस ऑफ द रिस्क फैक्टर etc. An investor is expected to study the prospectus and if convinced about the prospectus of the company may apply for the shares. अब हमारा जो इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि कंपनी ने इशू कर दिया प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, अपनी कंपनी के बारे में, कहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट करने वाली है, किस तरीके से वो फंड को रेज कर रही है। इन्वेस्टर क्या करेगा, उसको स्टडी करेगा प्रोस्पेक्टस को, अगर उसको सही लगता है, अगर वो उस प्रोस्पेक्टस से कन्विंस हो गया जो कंपनी ने इशू किया है, तो वो उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगा। उसके बाद आता है ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस एग्रीमेंट द कंपनी सेल इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर टू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे कंपनी जो है वो डायरेक्टली पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इशू नहीं करती है। ये क्या करती है, किसी भी एक कंपनी को अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को, जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को, डिबेंचर को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इशूइंग हाउस को सेल कर देती है एक एग्री प्राइस पे, कि हाँ इस प्राइस पे जो है
मैं तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स को दूंगा। वो क्या करती है, परचेज कर लेती है और आगे पब्लिक को सेल करती है। जो इशू हाउस है, ठीक है, ये क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट को पब्लिश करता है जिसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने पब्लिक को, जनरल पब्लिक को जो है वो इशू नहीं किया, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस छपवाने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी कोई प्रोस्पेक्टस नहीं छपाती क्योंकि वो डायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इशू हाउस को अपने कंपनी के शेयर्स को सेल कर रही है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करती है। अब यहाँ पे जो भी हमारा इश्यूज हाउस है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने उस कंपनी के सारे शेयर्स को परचेज कर लिया, वो क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट को पब्लिश करता है। उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, यानी कि इसके साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच करता है। और अब ये जो इशू हाउस है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये क्या करता है, शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करता है। जो भी हमारे शेयर्स है, डिबेंचर्स है, वो पब्लिक को इशू करते हैं एट सेम प्राइस और अ लिटल हायर प्राइस। सेम प्राइस पे तो जनरली नहीं करेगा, क्योंकि वो भी अगर इतनी मेहनत कर रहा है, डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर रहा है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को अटैच कर रहा है उसके साथ, उसके बाद पब्लिक को शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट मार्जिन चाहता है। तो जो भी जनरली प्राइस होता है वो क्या होता है, हायर प्राइस होता है, जिस प्राइस से उसने परचेज किया होता है। डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट क्या है, प्रोस्पेक्टस है। पहले कंपनी इशू करती थी, लेकिन ऑफर फॉर सेल में जो भी बायर है, जो भी हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो भी इशू हाउस है जिसने कंपनी के शेयर्स को परचेज किया, वो उस डॉक्यूमेंट को या प्रोस्पेक्टस को क्या करता है, बनाता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, द इशू हाउस रिनाउंस द अलॉटमेंट इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। यानी कि जब हमारा जो इशू हाउस है वो क्या करता है, एप्लीकेशन रिसीव करता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच किया होता है। कई जो भी परचेज करता है वो क्या करता है, फिलअप कर देता है कि भाई मुझे कंपनी के इतने शेयर चाहिए, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, उनको उनके एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग उनको शेयर्स अलॉट कर देती है। इसके बाद आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स इज प्रोहिबिटिंग फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन और शेयर्स और डिवेंचर्स, हैंस इट इशू शेयर्स प्राइवेटली टू स्मॉल नंबर्स ऑफ पर्सन्स नोन टू द promoters or related to them by family connections। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब ये है कि कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लेकिन वो जनरल पब्लिक से जो है वो फंड रेज नहीं करती। इस केस में कंपनी क्या करती है कि जो भी हमारे नॉन पर्सन्स है, कंपनी जिनको जानती है, जो प्रोमोटर्स है, ठीक है, जो फैमिली कनेक्शन में आते हैं, उनको अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करती है। Public company can also raise its capital by placing the shares privately without inviting the public for subscription to its shares or debenture. In this kind of arrangement, underwriter or brokers find person to buy shares। इस केस में क्या होता है, जो भी अंडरराइटर होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो उन लोगों को ढूंढते हैं कि वो इस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर ले। जनरल पब्लिक को डायरेक्टली ये नहीं कहते कि शेयर्स को परचेज करो, हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। ये क्या करते हैं, ये अंडरराइटर को, ब्रोकर्स को क्या करते हैं, ढूंढते हैं जो उनकी शेयर्स को खरीद सके, जो कंपनी की शेयर्स को खरीद सके। सो नो पब्लिक ऑफर इज़ इन्वॉल्व। यहाँ पे किसी भी तरीके का पब्लिक ऑफर इन्वॉल्व नहीं होता। सो देयर इज़ नो नीड टू इशू एनी प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके के प्रोस्पेक्टस को इशू करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम जो डायरेक्टली पब्लिक को ऑफर नहीं दे रहे हैं, तो कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हाउएवर सच अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल विद द रजिस्ट्रार अ स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसलिए कंपनी को क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि वो जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर रही है, तो उसने प्रोस्पेक्टस छपवाए नहीं होंगे, तो वो क्या करेगी, एक जनरल स्टेटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार को दे देगी। उसके बाद आता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, आईपीओ के अंदर बेसिकली आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब हमारी जो कंपनी है, ठीक है, जो पहली बार क्या करती है, पब्लिक को ऑफर करती है, जनरल पब्लिक को जब शेयर्स ऑफर करती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। तो आईपीओ ऑफ शेयर्स कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू process of book building, which imply collection of bid from the investors based on the indicative price।
The issue price is fixed after the bid closing date. The concept of book building is based on the assumption that the price of any issues depend mainly upon the perception of the investor about the issue company. Hence, the issue price is not fixed in advance. It is determined by the offer of the potential investor which they may be willing to pay for the issues. A company which intended to make an IPO issue a draft prospectus which does not mention the issue price. The company a day or two before opening of the shares announces the price band. ठीक है, तो ये समझ लेते हैं पहले ये है क्या। बुक बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि एक कंपनी क्या करती है, अपने कंपनी के शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को, ठीक है, और वो क्या करती है एक प्राइस रेंज सेट कर लेती है कि भाई हमारी कंपनी के प्राइस 300 से मान लो 400 के बीच में होंगे, ठीक है। तो जो प्राइस रेंज होती है वो 20% के बीच में ही होती है, ठीक है। ये जो प्राइस रेंज होती है वो क्या होती है 20% तक ही वो सेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कम हो सकती है 10%, 5%, ठीक है। तो 20% से जो है प्राइस रेंज को से ज़्यादा सेट नहीं कर सकते। मान लो कंपनी ने कहा कि हमारी कंपनी की जो इशू शेयर्स हैं उसकी प्राइस 300 से 400 के बीच में हो सकते हैं, और जो भी हमारी कंपनी की प्राइस को शेयर्स को ख़रीदना चाहता है वो जो है वो ऑफ़र कर सकता है, वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अब कंपनी ने क्या किया, जितने भी लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म से उनको चेक किया और उनको देख लिया कि हाँ भाई किस किस ने किस प्राइस पे जो है वो बिड की है। हर कोई जो है वो अपने प्राइस बताता है कि भाई मैं इस प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मैं इस प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। तो कंपनी क्या करती है, जब भी ऑफ़र करती है उस समय जो है वो प्राइस नहीं बताती कि एक्चुअल में इसका क्या प्राइस है। प्राइस द कंपनी आर अलाउड अ मैक्सिमम ऑफ 20% रेंज इन द प्राइस बैंड। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी प्राइस सेट किया जाता है उसके बीच में 20% की फ्लक्चुएशंस होती है। इन्वेस्टर कैन बीड एट अ मैक्सिमम ऑफ 3 प्राइस लेवल विद इन द रेंज इज मल्टीपल ऑफ द मिनिमम लॉट साइज। यानी कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो उस प्राइस रेंज के अंदर कहीं पर भी क्या कर सकता है, बीड कर सकता है कि मैं इस प्राइस पे परचेज़ करना चाहता हूँ। उससे ज़्यादा या कम प्राइस पे जो है वो ऑफ़र नहीं कर सकता। मान लो कंपनी ने कहा मिनिमम प्राइस इसका 300 है, मैक्सिमम जो है 400 है, उससे ज़्यादा या कम पे वो क्या नहीं कर सकता, बिड नहीं कर सकता, उसको इसके बीच में ही बिड करनी पड़ेगी। सो अल्टरनेटिवली वन कैन बिड एट द कट ऑफ प्राइस, ठीक है। In that case, the entire bid must be at this price and payment made at the time of application at the maximum prices। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर किसी ने प्राइस दे दिए होते हैं, पेमेंट कर दी होती है कि भाई मैं इस प्राइस पे लेने के लिए तैयार हूँ, मैं इस प्राइस पे लेने के लिए तैयार हूँ। तो अब क्या होता है कि जब भी फर्म क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करती है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। इससे क्या होता है कि फर्म को पता चल जाता है, कंपनी को पता चल जाता है कि उसके कंपनी के शेयर्स की डिमांड कितनी है और किस प्राइस में लोग जो है उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। It may be noted that within the reserve price band, the issuers and the merchant banker who collect the bid have the carefully to decide the cut off price। अब जो भी मर्चेंट बैंकर्स है या फिर जो भी कंपनी है, जो भी इशूअर है, वो क्या करते हैं, उन सारी बिड को चेक करते हैं और कट ऑफ प्राइस को डिसाइड करते हैं कि किस प्राइस क्या प्राइस हमारी सिक्योरिटी का होना चाहिए। द बिड्स एट और अबव द कट ऑफ प्राइस, जो भी कट ऑफ प्राइस कंपनी ने डिसाइड किया, ठीक है, जो एक्चुअल इशू प्राइस है इज टू बी डिसाइडेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे कहा गया कि इट मे बी नोटेड दैट विद इन द रिजर्व प्राइस बैंड द इशूअर एंड द मर्चेंट बैंकर्स हु कलेक्ट द बिड हैव द केयरफुल टू डिसाइड द कट ऑफ प्राइस। केयरफुली उनको जो है कट ऑफ प्राइस डिसाइड करना होगा। एंड द ओनली द बिड एट और अबव द कट ऑफ प्राइस आर कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट। अब सारी की सारी बिड को चेक करने के बाद कई ने कहा कि हमें 350 में ख़रीदना है, कई ने कहा 400 में ख़रीदना है, तो एक कट ऑफ प्राइस जो है वो निकालते हैं कि हाँ इस प्राइस पे हम अपनी कंपनी के शेयर्स को इशू करेंगे। उस प्राइस पे जिसने भी क्या किया होगा, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा कि हाँ, मान लो कईयों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया कि हम 350 में ख़रीदने के लिए तैयार है, हम 360 में ख़रीदने के लिए तैयार है, तो कंपनी ने कट ऑफ प्राइस निकाला 355, 355 रुपये जो है शेयर का प्राइस कंपनी ने निकाला, ठीक है, कट ऑफ प्राइस निकाला। अब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है जिसने भी अपना प्राइस 355 या उससे अबव फिल किया होगा उसको जो है वो शेयर इशू कर दिए जाएंगे। द मेन एडवांटेजेस ऑफ द बुक बिल्डिंग प्रोसेस एज अगेंस्ट द नॉर्मल IPO। इसमें क्या फ़र्क है, क्यों हम बुक बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं और इंस्टेड ऑफ यूजिंग IPO। जो मेन एडवांटेजेस है बुक बिल्डिंग की वो क्या है
दैट इट अलाउज फॉर प्राइस डिस्कवरी एंड डिमांड डिस्कवरी। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कंपनी की क्या डिमांड है, कंपनी के शेयर्स की क्या डिमांड है मार्केट में, और किस प्राइस पे लोग जो है उसको खरीदना चाहते हैं। फर्दर द कॉस्ट ऑफ पब्लिक इश्यूज आर रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली एंड द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस इज फार लेस एज कम्पेयर टू दैट इन द नॉर्मल प्राइस इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम लगता है वो कम लगता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइस इशू। हाउएवर व्हाइल द बुक बिल्डिंग प्रोसेस हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस इन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट सिंस लॉन्ग। बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी समय से है, लेकिन इन इंडिया इट ओनली अ डिकेड ओल्ड। कुछ ही समय पहले जो है वो इंडिया में आया है। तो सेबी ने क्या की है, सेबी अनाउंस इट्स गाइडलाइंस फॉर द बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन October 1995 and the later issues the new guidelines which effecting from 1st December 2001. ICICI Limited was the first company which made its IPO through book building process in July 1996. उसके बाद आता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। ठीक है, उनको पहल होती है कि भाई उनके पास फर्स्ट राइट होता है कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सके। ठीक है, उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं। तो राइट इशू के अंदर क्या होता है, द कंपनी ऑल्सो मेक फर्दर इशू ऑफ कैपिटल थ्रू राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अंडर दिस under the right issue the shareholder have the right to a certain number of shares in proportion to the shares already held by them. In any case, for raising capital from the public by issue of shares or debenture, a public company has to comply with relevant provisions of the Companies Act, the Security Contract Act, including the rules made thereunder and the guidelines and instruments issued by the concerned government authorities, the stock exchange where their शेयर्स आर टू बी लिस्टेड एंड द सेबी। तो क्या कहा गया है कि इन एनी केस, जितने भी हमने केसेस पढ़े हैं, चाहे वो हमने राइट इशू पढ़ा हो, ठीक है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस हमने पढ़ा, ऑफर फॉर सेल हमने पढ़ा है, ठीक है, या आईपीओ के बारे में हमने पढ़ा है, जनरल पब्लिक को जब शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो इन एनी केस, किसी भी केसेस में फॉर रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय इशू शेयर्स और डिबेंचर्स, अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विद द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। जब भी कंपनीज क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, तो उसको जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, ठीक है, जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स है, ठीक है, उनको फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, द गाइडलाइंस एंड द इंस्ट्रक्शंस विच हैज़ बीन इशूड बाय द सेंट्रल और कंसर्न्ड गवर्नमेंट अथॉरिटीज, द स्टॉक एक्सचेंज वेयर देयर शेयर्स आर टू बी लिस्टेड एंड द सेबी। यानी कि जब भी पब्लिक इशू किया जाता है शेयर्स को, डिबेंचर्स को, कंपनी को जो है कंपनी एक्ट के, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो अप करना पड़ता है, उनकी गाइडलाइंस को, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।